अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मतलब आज हम जस्ट इस टर्म को जो है वो डिफाइन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। क्लियर है? तो आज हमने सिर्फ क्या करना है, आज हमने आइडेंटिफाई करना है कि रेट लॉ क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आप लोगों ने बच्चों 10th में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा हुआ है। आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ए और बी रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स हम कर देते हैं। अगर ये रिवर्सिबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। फिर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हो तो आप क्या लिखते हो, आर इज इक्वल टू के, ठीक है, और उसके अलावा ये ए और बी। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे आर इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ गया सी और यहाँ आ गया डी। अब दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाली कंडीशन में जो है वो ए बी कन्वर्ट हो रहा है सी डी में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो जो कांस्टेंट होगा वो के एफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, के एफ होगा। नीचे वाली कंडीशन में सी डी कन्वर्ट हो रहा है ए बी में, तो नीचे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, के आर, यानी रिवर्स रिएक्शन। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी इन शॉर्ट ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है 10th में। यहाँ तक क्लियर हो गया? रेट लॉ भी बेसिकली बच्चों इसी को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल लिखी। मैंने लिखा ए प्लस बी है, रिएक्ट कर रहा है तो ये सी प्लस डी बना रहा है, ठीक है। ए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, सी के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी से, डी के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। ये जो ए बी सी एंड डी है दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। क्या है ये? कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट जब आप रेट लिखते हो तो ये पावर में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अप्लाई करो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो हमने 10th में पढ़ा हुआ, हम क्या कहते हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि सिंगल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो सिर्फ हम रिएक्टेंट का रेट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से हल करो तो रेट के ये प्रोपोर्शनलिटी जब आप खत्म करोगे तो इक्वल और साथ में कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर हो गया? अब अगर आप देखो ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ये हम कहाँ लिखते थे 10th में, हम लिखते थे ए और बी ऊपर पावर में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और बी। और हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है इसका जो रेट लॉ है वो ये बनता है, बट बच्चों ये गलत है। पढ़ा है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वेशन देख के लिखते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे होगी इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, या इसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन जो भी चीज़ यहाँ पे होगी ये कोफिशिएंट है, जब आप रेट लॉ लिखोगे तो वो पावर उसकी बन जाएगी। ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना हमने, लेकिन ऐसा है नहीं। बुक में जो रेट कांस्टेंट हमें गिवन है वो क्या है कि जो भी रेट कांस्टेंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन तो होगी रिएक्टेंट की, ठीक है, लेकिन पावर वहां पे क्या होगी, x और y होगी। और ये जो x और y की वैल्यू है ये आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं फाइंड करते, ये आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हो। यहाँ पे तो हमने इक्वेशन को देख के लिखा ना, लेकिन ये x y की वैल्यू आप इक्वेशन से नहीं बल्कि आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करोगे। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी आप इन वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट से फाइंड करोगे। अब एक और चीज, ये कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मे और मे नॉट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट। मैंने अभी क्या बोला, मैंने यहाँ बोला सबसे पहले हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी,
हमने इसका वो रेट लॉ लिखा जो हमने 10th में पढ़ा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये रेट लॉ गलत है, ये रेट लॉ हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बनाया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने हमारी बुक में लिखा जो रेट लॉ है वो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप एक्स और वाई ऊपर लिखोगे, एक्स और वाई क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड वैल्यू है, ये आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड नहीं करते। तो अगर ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड वैल्यूज है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करोगे वहां से आपको फाइंड आउट होगी ना, तो ये अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बात याद रखनी है कि वैल्यू कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इट मीन्स दैट कि जो रेट लॉ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। यानी एक रिएक्टेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो चलो अब हम पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये जो आर है ये क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या के है, ये क्या है, ये है रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ए और बी है ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले रेट लॉ देखो, द रिप्रेजेंटेशन मीन इट्स जस्ट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको हम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो रेट लॉ क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नॉट द प्रोडक्ट। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो हमने क्या कहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखनी है, रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। अब जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है बेसिकली ये क्या है, दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स और अ प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जितने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखो, अब ये भी चीज वही है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। रेट लॉ इज एन इक्वेशन, हमने क्या इक्वेशन लिखी है, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, यहाँ पे पावर x और यहाँ पे y। अब जरा इसको पढ़ो, रेट लॉ इज एन इक्वेशन, ठीक है। क्या करेगा, दैट रिलेट द रेट ऑफ इक्वेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट रिलेट द रेट ऑफ इक्वेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द वेरियस पावर x एंड y है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल डाटा। मीन्स ये जो x और y की वैल्यू है ये आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करोगे, नॉट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जो रेट लॉ की इक्वेशन है ये क्या है, दैट रिलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ x एंड y। आप देख लो x एंड y रेज टू द पावर है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल डाटा। क्लियर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ये है रेट लॉ। अब यहाँ पे ये जो k कांस्टेंट है ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। R का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, A और B क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एज अ होल इस सबको हम क्या बोलेंगे, ये रेट लॉ है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है मोलर कंसंट्रेशन को, ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको मेजर करते हैं मोल पर डीएम क्यूब में। क्लियर हो गया। तो चलो अब हम पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को बच्चों हमने डिफाइन करना है, लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे पता क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा। इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया y। यहाँ पे जो ये k है इसको हमने बोला कि ये क्या है, ये है रेट कांस्टेंट, बेसिकली ऐसे ही है, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो इक्वल हो 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो भी इक्वल हो 1 मोल पर डीएम क्यूब के, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से देखनी है, दोनों की दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है, मोल पर डीएम क्यूब के। क्लियर है। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे पावर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी पावर y। इसको आप सॉल्व करो तो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू k, और k क्या है, कांस्टेंट। हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के। इसको हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं,
ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल है दोनों, इज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो यूनिटी हो, यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो, 1 हो। यूनिटी मीन क्या होता है बच्चों, 1 हो। जरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है। सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन देख लेते। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रिएक्टेंट की बात याद रखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रिएक्टेंट इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, x और y है जो चीज पावर में होगी। एक्सपोनेंट अप्लाई टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद इन द रेट इक्वेशन। अब मेरी बात दोबारा सुनो, ये हमारे पास रेट इक्वेशन है, ठीक है। अब a कंसंट्रेशन पे एक्सपोनेंट है x, b कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट है y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट की, कि उनकी पावर कितनी है। a का एक्सपोनेंट क्या है, b का एक्सपोनेंट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं। क्लियर हो गया? अब दोबारा इसको पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रिएक्टेंट, दो ही रिएक्टेंट है a एंड b, और a एंड b पे एक्सपोनेंट क्या है, x और y, ठीक है। अप्लाई टू द रिएक्टेंट, और वो किस पे है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे अप्लाई की गई हैं, जो कि रेट इक्वेशन में लिखी गई है विद इन द रेट इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ऑर्डर x है विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। यानी a का जो पावर है वो x है और वो a का ऑर्डर है बेसिकली, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रिएक्शन में जो ऑर्डर y है वो क्या है, ऑर्डर y है विद रिस्पेक्ट टू b, यानी जो b कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, y है। क्लियर हो गया? यानी a का ऑर्डर क्या है, x है, और b कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या है, y है। और अगर हमें ओवरऑल कहा जाए कि बताएं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो दो रिएक्शन है, ये जो दो ऑर्डर है, इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि ए कंसंट्रेशन जो ए है उस कंसंट्रेशन का ऑर्डर जो है वो x है, ठीक है। अब x की जगह यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंटल कोई भी वैल्यू हो सकती है, चलो हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब जो b है फर्ज करो उसमें वैल्यू आ गई 2, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने कहा है कि चलो ये आ गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास a की कंसंट्रेशन, अब a कंसंट्रेशन का ऑर्डर हमने लिखा 1, b कंसंट्रेशन का ऑर्डर हमने लिखा 2, ये बेसिकली हमने क्या लिखी है, ये x एंड y की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमने लिख दी हैं। अब इस लाइन को पढ़ो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है हाउ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंसेस इट्स रेट, यानी कौन सा रिएक्टेंट किस कंसंट्रेशन के साथ वहां प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है 1, ठीक है, इसमें क्या है 1 है, और यहाँ पे रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन कितनी है 2 है, यानी इसकी पावर 2 है, ये डबल है, वो सिंगल है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो चीज डबल होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे इन्फ्लुएंस भी तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना, असर भी तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर उसने ये लिखा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ये बताता है कि हाउ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंसेस इट्स रेट, बिकॉज ये सारा का सारा ऑर्डर एट द एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेट ऑफ रिएक्शन के ही है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ना है, ठीक है। इस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, इसी तरह हमने जो है वो सेकंड ऑर्डर पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर पढ़ना है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइप्स हैं। हमने नेक्स्ट लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ना है। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज crucial to differentiate between
the order concerning a single reactant and the overall reaction order. Crucial to differentiate, किस चीज के बारे में डिफरेंशिएट करता है, किसके दरमियान ये डिफरेंशिएट करेगा, बिटवीन ऑर्डर कंसर्निंग अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, एंड द ओवरऑल रिएक्शन, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा। ये इस चीज की समझना आपको आगे एग्जांपल में लिखती हूँ, फिर आपको समझ आएगी, फिर ये लाइन जो है ना आप समझ पाओगे, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों एक रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन है, ठीक है, 2NO है, और ये बनेगा क्या, N2 और H2O, ठीक है। अब एक चीज तो ऑब्वियस है कि जो हमने रेट लॉ लिखना है, रेट इक्वेशन लिखनी है, वो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखनी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका बच्चों लिखना है मैकेनिज्म, क्लियर है। अब मैकेनिज्म इसका लिखोगे आपको फिर समझ आएगी कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म बच्चों 2 स्टेप है, हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनके आपने मैकेनिज्म लिखने होंगे, जरूरी नहीं होता कि हर रिएक्शन का आपने मैकेनिज्म लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो कुछ रिएक्शंस के जो है वो विदाउट मैकेनिज्म भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड किए गए हैं, और कुछ रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड करने हैं, क्लियर है। तो अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन कंबाइन करता है NO से, कंबाइन करके क्या बना देगा, नाइट्रोजन बना देगा, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लियर हो गया। स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या होता है कि यही दोबारा से यही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दोबारा 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ना, तो एक ने रिएक्ट कर लिया, अब जो एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो क्या करेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा, क्लियर हो गया। अब अगर आप इस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो इस साइड पे जो चीज होती है और इस साइड पे जो चीज होती है वो कट जाती है, ठीक है। एरो के राइट और लेफ्ट साइड पे जो चीज है वो कट जाएगी। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा हुआ है ना, सोडियम एंड क्लोरीन का, यही कंसेप्ट है ये बिल्कुल। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इसी तरह क्लोरीन है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो ये एक साइड वाला एरो का इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड वाला जो है वो कट जाएगा, बाकी रिएक्शन को आप सम अप कर दोगे, यानी सोडियम इधर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, फिर उसके बाद एरो है, फिर Na पॉजिटिव और फिर Cl नेगेटिव। बस वही रूल हमने यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक और एक, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2NO, ठीक है, एरो। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, N2 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये कट गया तो यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाटर आ जाएगा। इक्वेशन वही है। अब हमारे पास जो ये वाला स्टेप है, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, ठीक है, और ये वाला जो स्टेप होता है ये होता है फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है ना उसको हम बोलते हैं, ये है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या है ये, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मीन जो रिएक्शन के रेट को डिटर्मिन करेगा, यानी हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हमने इस इक्वेशन को देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट क्या है, H2, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन्स दैट ऊपर भी कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है NO और उसके साथ देखो क्या है, 2 है। अगर आप यहाँ पे इस पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो यहाँ पे क्या आएगा, K, यहाँ पे आ जाएगा H2 और यहाँ पे आ जाएगा NO, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा NO2, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। एक्सप्रेशन क्या शो करेगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2. It is crucial to differentiate between the order concerning a single reactant and the overall reaction. मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर है और ओवरऑल रिएक्टेंट का क्या असर है, हमने वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशिएट वो भी करेगा। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन जो रेट है वो क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 क्या है, अब दूसरा जो रिएक्टेंट है वो 2 है, सो अकॉर्डिंग टू NO रेट क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर
किसके अकॉर्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। थर्ड पे हमने क्या बताना है? हमने बताना है ओवरऑल। तो ओवरऑल में हमने क्या कहा था कि हमने दोनों जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज होंगी, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसको हमने कर देना है प्लस। तो यहाँ पे करो प्लस, क्या होता है? 2 + 1 3 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल क्या होगा? ये थर्ड ऑर्डर, ठीक है। ओवरऑल ये होगा थर्ड ऑर्डर, यानी 1 + 2 = 3। तो इसमें हम ये भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो सिंगल रिएक्टेंट है उसका रेट पे असर क्या है और ओवरऑल का क्या असर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन ये रेट इक्वेशन ये फर्स्ट ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू NO ये सेकेंड ऑर्डर है, और ओवरऑल ये क्या है? ये थर्ड ऑर्डर है। क्लियर है? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है।